आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की जो प्रथम पुस्तक है सरयू, उसके 5 पाठ सेनापति का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय देखिए। रीति काव्य परंपरा में सेनापति का विशेष स्थान है। इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित तथा पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों की एक राय नहीं है। इनके पिता गंगा के किनारे अनूप बस्ती में रहते थे। जनश्रुति के अनुसार सेनापति अनूप शहर, जिला बुलंदशहर के निवासी थे। सेनापति संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। सेनापति की 2 रचनाएं मानी जाती है, कवित्त रत्नाकर और काव्यकल्प द्रुम। विद्वानों का मानना है कि ये दोनों एक ही ग्रंथ है। कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे तथा 394 छंद है। श्लेष इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। सेनापति अपने ऋतु वर्णन के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके पदों में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण मिलता है। इन्होंने शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए हैं। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का तो इन्होंने अद्भुत वर्णन किया है। ये राम भक्त कवि हैं। सेनापति ब्रज भाषा के सिद्ध हस्त कवि हैं। प्रवाह युक्त भावानुकूल भाषा प्रयोग इनके काव्य की उल्लेखनीय विशेषता है। इनकी भाषा में ओज, प्रसाद एवं माधुर्य तीनों ही गुणों का अद्भुत संयोग है। इनके काव्य में सहजता है तथा संस्कृत निष्ठ शब्दावली होते हुए भी कहीं भी क्लिष्टता नहीं आती है। पाठ परिचय देखो। इस पाठ के क्रमशः 2 पद बसंत ऋतु एवं 2 पद ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ऋतु वर्णन के पद सेनापति के प्रकृति विषयक सूक्ष्म निरीक्षण और उनकी सौंदर्यानुभूति को उद्घाटित करने वाले हैं। प्रथम 2 पदों में ऋतुराज बसंत के आगमन और उसके प्रभाव का वर्णन कवि ने बड़ी भावुकता के साथ किया है। ऋतुराज बसंत एक राजा की तरह पूरे दल बल के साथ आता है। शेष 2 पदों में ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव को व्यक्त किया है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पूर्व ही तल घरों को सुधारा जाता है। जल यंत्रों का रखरखाव कर इत्र, गुलाब जल आदि की व्यवस्था पहले ही कर ली जाती है। भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग यहाँ दृष्टव्य है, यानी जैसे भाव है उसी प्रकार की इसके अंतर्गत भाषा है। तो इसमें आप देखिए ऋतु वर्णन के अंतर्गत आपके जो पहला पद है वह है बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोहि चतुरंग संग दल लहियत है। बंद जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सौंधे के सुगंध मांझ सने रहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। यानी इसके अंतर्गत देखो बरन बरन कहते हैं रंग, यानी अनेक रंगों के। तरु, तरु यानी पेड़। चतुरंग यानी 4 रंगों वाली, और 4 रंगों वाली जो सेना होती है जैसे हाथी, घोड़े, रथ, पैदल। बंदी जो वंदना करने वाले चारण भाट होते हैं। बिरद जो आपकी यशोगाथा है। मधु, भौरा, पुहपन, पुष्प, सुबास, सुगंध, सने, व्याप, सुख साज, सुख की सामग्री, और साज मतलब सज्जा, साज सज्जा। तो इसमें कैसे कहेंगे, इसका जो सह प्रसंग है वो कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है कि सर्वप्रथम किताब का नाम आता है, उसके बाद पाठ का नाम, फिर वो किसके द्वारा लिखा गया है और उसमें क्या दिया हुआ है, और फिर उसके भाव। इस तरीके से सह प्रसंग हम लिखते हैं। तो प्रस्तुत पद सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन से संबंधित है। इसमें उन्होंने बसंत ऋतु को एक राजा की तरह दर्शाकर उसके ऋतुराज अर्थात ऋतुओं के राजा नाम को सार्थक बतलाया है। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोहि चतुरंग संग दल लहियत है। यानी इसमें देखिए सेनापति जो है वो बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु एक राजा की तरह साजो सामान सजाकर
आ रही है। यानी इस अवसर पर उपवनों, वनों और पेड़ों पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे जो फूल हैं वो खिले हुए हैं। वहीं मानो बसंत जो है वो राजा के साथ चलने वाली चतुरंगिणी सेना के रूप में सुशोभित है। यानी राजा जिस प्रकार जाते हैं और चतुरंगिणी सेना उनके साथ होती है, ठीक उसी प्रकार वसंत ऋतु का आगमन भी हो रहा है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। कोयल उस राजा का गुणगान करने वाले बंदी जनों अर्थात चारण भाट के समान बोल रही है और भौरों के झुंड बसंत राजा के गुणों का बखान करते हुए गुंजायमान है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार राजा के यश का गान चारण और भाट करते थे, उसी तरह वसंत ऋतु का जो गान है वो कोयल कर रही है और भंवरे जो है वो गुनगुना रहे हैं। आगे देखो, आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सौंधे के सुगंध मांझ सने रहियत है। आगे कहते हैं कि बसंत काल में आसपास चारों ओर से आने वाली फूलों की सुगंध भरी रहती है, मानो उस सुगंध से राजा सने रहते हैं। आगे देखो, शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। इसमें बताया गया है, सेनापति कह रहे हैं कि शोभा के समूह तथा सुखपूर्ण सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज बसंत एक राजा की तरह सुशोभित हो रहा है। राजाओं के समान सभी विशेषताएं रखने से ही लोग बसंत को क्या कहते हैं, ऋतुराज कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जब हम विशेष लिखेंगे तो सर्वप्रथम क्या आएगा कि इसमें प्राकृतिक शोभा एवं वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, और वो भी किसके द्वारा, नवीन कल्पना के द्वारा। दूसरा इसमें है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा लिखेंगे स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और चौथा लिखेंगे यह रचना कवित्त छंद से युक्त रचना है। फिर दूसरा पद देखिए, मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर, सरबर नीर जन मज्जन के काज के, मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गूंज, सुधरत कुंज सम सदन समाज के, व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी, तहाँ बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के, सघन तरु लसत बोले पिक कुल सत, देखो हिय हुलसत आय ऋतुराज के। इसके अंतर्गत आपको पता ही है कि मलय जो है वो चंदन है, समीर हवा, सौरभ पराग सुगंध, सरवर सरोवर, मज्जन स्नान, मधुकर भौरे, मंजुल मधुर, बिहरत यानी विचरण करते हैं, भोग भोगने वाले लोग, पिककुल कोयलों का झुंड ही है, हृदय। तो इसके अंतर्गत बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए उसे ऋतुराज बताते हुए कवि कहते हैं, मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर, सरबर नीर जन मज्जन के काज की। यानी इसके अंतर्गत कवि कह रहे हैं कि वसंत ऋतु के आने पर सुंदर शीतल मलयाचल की सुगंधित हवा बहने लगती है और उसमें सुंदर सौरभ भी मंद गति से फैलता रहता है। इस ऋतु में तालाबों का जल लोगों को स्नान आदि के लिए उपयुक्त रहता है। मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गूंज, सुधरत कुंज सम सदन समाज के। यानी इसके अंतर्गत फिर कवि ने कहा है कि वसंत काल में चारों ओर वनों उपवनों में तथा लता पादपों में भौरों के जो झुंड है वो मंडराते रहते हैं। समाज के सामान्य घर भी कुंजों के समान क्या है, सुशोभित हो रहे हैं। व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी, तहा विरहत भोगी सेनापति सुख साज के। आगे वियोगी लोग अति व्याकुल हो रहे हैं, योगी जन भी योग साधना नहीं कर पा रहे हैं और विषय वासनाओं का भोग करने वाले लोग सभी सुखों का स्वेच्छा से भोग कर रहे हैं। सघन तरुलसत बोले पिक कुल सत, देखो ही हुल सत आय ऋतुराज के। आगे इसमें कह रहे हैं कि वसंत ऋतु में घने छायादार वृक्ष शोभायमान होते हैं
और उन पर बैठकर सैकड़ों कोयले एक साथ फूंकने लग जाती है। देखिए, हृदय को इस प्रकार उल्लसित और मनोरम भाव से आनंदित करने वाला जो ऋतुराज बसंत है वह आ गया है। यानी इसके अंतर्गत जो बसंत ऋतु की प्राकृतिक शोभा है उसका वर्णन बहुत ही सहजता और स्वाभाविकता से किया गया है। स्वाभाविक अलंकारों का इसमें प्रयोग है, भाषा आपके ब्रज है और कवित छंद युक्त रचना है। तीसरा पद देखिए, जेठ नजीकाने सुध रत खस खाने तल, ताक तहकाने के सुधारी झारियत है। होती है मरम्मति विविध जल जंत्रन की, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है। सेनापति अंतर गुलाब अर्गजा साजी, सार तार हार मोल ले ले धारियत है। ग्रीष्म के बासर बराइबे को सिरे सब, राजभोग काज साजियों समारियत है। इसके अंतर्गत देखिए, इसमें कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है, जेठ नजीकाने सुधरत खस खाने तल, ताक तहकाने के सुधारी झारियत है। यानी कवि सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि जेठ का महीना नजदीक आते ही अर्थात ग्रीष्म के प्रारंभ होने से पहले ही लोग शीतलता पाने के लिए जो खस की टट्टियां हैं उनको ठीक तरह से लगा देते हैं और उसके नीचे बैठते हैं। इसी प्रकार घरों के जो अंदर के ताक और तहखाने हैं उनकी सफाई की जाती है, उनको झाड़ा पोंछा जाता है। भाव ये है कि जो ताक और तहखाने हैं वो गर्मियों के अंतर्गत लोगों ने रहने योग्य बना लिए हैं। होती है मरम्मति विविध जल जंत्रन की, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है। यानी अनेक प्रकार के जल यंत्रों की मरम्मत की जाती है और ऊंची अट्टालिकाओं को चूने सफेदी से पोतकर सुधारा जाता है। सेनापति अंतर गुलाब अर्गजा साजी, सार तार हार मोल ले ले धारियत है। आगे कवि सेनापति कहते हैं कि घरों को इत्र, गुलाब, अर्गजा आदि सुगंधित द्रव्यों से सजाया जाता है तथा संपन्न लोग जो है वो श्रेष्ठ मोतियों के हार जो है वो खरीद कर धारण करते हैं। ग्रीष्म के बासर बराइबे को सिरे सब, राजभोग काज साज यों समारियत है। आगे ग्रीष्म ऋतु के तपन वाले दिनों को व्यतीत करने के लिए सब लोग शीतल उपचार करने लगते हैं और राजभोग कार्य अर्थात राजसी सुख भोग की प्राप्ति के लिए साज सज्जा की व्यवस्था को संभालने लगते हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु आने पर सभी लोगों ने अपने तरह तरह के कार्य करने प्रारंभ कर लिए हैं। आगे देखो, देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तीन तर बर सब ही को रूप हरियो है। महाझरे लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो परियो है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन छाह चाही बोही चित्त धरियो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई जुकी, ग्रीष्म विषम बरसा सी सम करियो है। यानी इसके अंतर्गत जो कवि सेनापति है उन्होंने श्लेष अलंकार से युक्त रचना की है इसकी पद की, और इसमें ग्रीष्म और वर्षा दोनों ही ऋतु का वर्णन एक साथ किया है। तो पहले ग्रीष्म पक्ष में देखिए, फिर वर्षा के पक्ष में देखिएगा। तो इसमें है, देखी छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तीन तरवर सब ही को रूप हरियो है। यानी कवि सेनापति कहते हैं कि धरती और आकाश में, ये ना क्षिति मतलब पृथ्वी और आकाश में चारों ओर छोर अतीव जलन फैल रहा है। इस तरह तीव्र गर्मी ने सभी पेड़ पौधों को भी क्या कर दिया है, उसकी हरितिमा को भी नष्ट कर दिया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो परियो है। आगे इसमें देखिए कि ग्रीष्म काल के अंतर्गत सर्वत्र प्रचंड लू का प्रचार हो रहा है और इसकी लपट जो है वो दावाग्नि की भांति जल रही है, एकदम तीव्र हो चुकी है। सीरी घन छाह चाही वो ही चित्त धरियो है, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। यानी इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि ठंडी जलयुक्त हवा भी
गर्म लू बनकर शरीर को सेकती है तथा पेड़ पौधों की जो घनी छाया में रहने वाले लोग हैं वो मन में अभिलाषा रखते हैं इस बात की। देखो चतुराई सेनापति कविताई जुकी, ग्रीष्म विषम वर्षा सी सम करियो है। सेनापति कवि कहते हैं कि इस प्रकार मेरी कविता रचना का यह चमत्कार देखिए कि गर्मी की ऋतु भी वर्षा के समान श्लिष्ट पदों वाले वर्णित की गई है। यानी ग्रीष्म और वर्षा दोनों विषम ऋतु होती है, लेकिन श्लेष अलंकार के कारण ये मेरी चतुराई है जो मैंने दोनों का वर्णन एक साथ कर दिया है। अब वर्षा ऋतु के पक्ष में देखिएगा, देखी छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है। यानी धरती और आकाश में सब और जल ही जल है। इस जल ने तृण और तरुवर सबका रंग हर लिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो परियो है। आगे इसमें देखिए कि वर्षा की तेज झड़ी सदा ही लगी रहती है और यह काम भादों के महीने तक चलता रहता है। और बादलों की ठंडी ठंडी छाया शरीर को क्या है, सुखा देती है। भीषण बाढ़ ग्रस्त नदियां बहती रहती है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन चाहे वो ही चित्त धरियो है। आगे कहते हैं कि नदियों में तैरने में सबको सुख मिलता है और बादलों की ठंडी छाया की चाह चित्त में बनी रहती है। देखो चतुराई सेनापति कविताई जुकी, ग्रीष्म विषम वर्षा सी सम करियो है। आगे देखो सेनापति कवि कहते हैं कि यह मेरी कविता रचना की चतुराई है कि मैंने ग्रीष्म और वर्षा ऋतु को एक समान कर दिया है। हालांकि ये दोनों विपरीत होती है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कविता की चतुरता के कारण इन दोनों को एक समान कर दिया है। आज हमने पाठ 5 सेनापति का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे और पाठ 6 उस पाठ का नाम पद्माकर होगा। तब तक आप ये पढ़ते रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।